I breathe out, breathe in, breathe out. 3 Omkar chanting. Breathe in. Breathe in. Breathe in. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms, cup your eyes, remove your hands and gently open your eyes. हाँ, 1 मिनट में पीपीटी ओपन करते हैं। हाँ, अपना ये कार्ल जूंग का पूरा हो गया था। हाँ मैडम। अच्छा, एडलर का स्टार्ट करते हैं। और कुछ लोगों ने मुझे ये हिंदी के लिए बोला था, तो मैंने कार्ल जूंग का हिंदी का नोट्स बनाया है। पहले मैं आपको वो एक शेयर कर देती हूँ यहाँ से, बाद में मैं ये क्लास के बाद आपको भेज दूंगी नोट्स। और वो सब इंफॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें एक मिनट, हाँ, कार्ल जूंग के बारे में इस तरह से ना, उनके जो पहले उनका स्टार्टिंग का जो जीवन है ना, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो और उन्होंने कब कहाँ से उनका एजुकेशन स्टार्ट किया। वो इसमें थोड़ा टाइपो एरर भी हो सकता है क्योंकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मतलब लिखने के लिए टाइपो एरर हो सकता है, तो वो थोड़ा एक्सक्यूज कर देना। ये मैंने किसी और से टाइप कराया था। और मेरे कंप्यूटर में उसको एडिट करने के लिए सॉफ्टवेयर भी नहीं है हिंदी का, तो अगर कुछ एक आध जगह आएगा तो उसको समझ के लेना। हमें भेज दे रही सर मैडम वो हाँ हाँ, PPT। आज ये क्लास के बाद ये नोट्स में आपको भेजने, बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैंने बनाया है। और आपको फ्राइड का मिला ना, नीचे लिख मैंने फ्राइड का जो है उसके नीचे ही हिंदी में दिया है, इंग्लिश का, ठीक है। और वो
कार्ल जूंग का कैसे पीपीटी था तो उसमें इतना सब आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने ये अलग से एक दूसरा फाइल बनाया इसका। मेन जो है ये उनका ये जो एनालिटिकल जो साइकोलॉजी का है, इतने सारे व्यक्तित्व के प्रकार जो है ये इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये मैंने अलग कलरफुल करके रख दिया है, तो एग्जाम के लिए ये अच्छा है आपको। ठीक है, अभी यहाँ पे है ना ये सामूहिक रूप से बेहोश, अभी ट्रांसलेशन करने में उसने वही डाला था, लेकिन ये बेहोश नहीं है, यहाँ पे टाइपो एरर है, मतलब बेहोश नहीं, उसको अचेतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचेतन। ठीक है, आप प्लीज यहाँ पे ना वो कट करके अचेतन वर्ड लिखना है, मुझे ये स्पेशली आपको बताना था। सामूहिक अचेतन, वो जो टर्म है वो है सामूहिक अचेतन। ठीक है, तो उन्होंने आध्यात्म के ऊपर, ड्रीम्स के ऊपर, बहुत सारे के ऊपर जो खोज की, पर्सनैलिटी के ऊपर, वो सब मैंने यहाँ पे कवर करने के लिए ट्राई किया है। तो आपके एग्जाम में अगर उनकी थियरी के बारे में आया तो वो थियरी जो है वो लिख सकते हो, और एग्जाम में जब आप पॉइंट कवर करने लगोगे ना, जैसे कार्ल जूंग का या अडलर के बारे में कोई टॉपिक आता है, तो सबसे पहले आपकी उसको उनके बारे में थोड़ा जीवन परिचय दीजिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन करिए, क्योंकि आपको जो एग्जाम में आएगा वो 10 मार्क्स के लिए रहेगा। अब 10 मार्क्स में आपको पहले इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन के बाद फिर उन्होंने किसके साथ वो जर्नी स्टार्ट की वो लिखिए, वो जर्नी स्टार्ट करने के बाद फिर उन्होंने वो थियरी कब बनाई, अगर आपको सन याद है, ईयर्स याद है, तो वो जरूर मेंशन करो। ओके, और इन सब के भी पहले साइकोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा है कि जब भी साइकोलॉजी का कोई भी आंसर आप स्टार्ट करोगे ना, स्टार्ट करो डेफिनेशन से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। अगर उसका कोई डेफिनेशन, कोई व्याख्या याद है तो वो लिखिए, और साइकोलॉजी क्या है, उसका टर्म क्या है वो लिखिए। ओके, फिर वहां से फिर जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे अगर आपको है पर्सनालिटी के ऊपर कार्ल जूंग का बताइए, तो अभी कार्ल जूंग का जीवन परिचय देना, पहले साइकोलॉजी क्या है उसके बारे में बताना, फिर अगर व्याख्या याद है तो वो बताना, फिर कार्ल जूंग की जीवन परिचय देना, और बाद में फिर उस थियरी के बारे में आना कि वो थियरी क्या है, उसमें अगर टाइप्स है टाइप्स देना, फिर बाद में कंक्लूजन निकालना कि वो थियरी कितने लोगों को अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, क्या है वो। ठीक है, तो इस तरह से 10 मार्क्स के लिए आपका है ना 2.5 से 3 पेज का बहुत अच्छा आंसर तैयार हो जाए। और वैसे ही मैं अडलर का भी करने वाली हूँ, मुझे पर थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, अडलर की थियरी का ये भी मैं आपको हिंदी में कुछ नोट्स बनाऊंगी, दूंगी। ठीक है, अभी तक तो मेरे सिर्फ ये इंग्लिश वाले ही बन पाए हैं, हिंदी के बन नहीं पाए हैं, वो मैं आपको, मुझे ये वीक देंगे तो शायद अगले वीक तक मैं आपको भेज पाऊंगी। नाउ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, अडलर्स थियरी ऑफ पर्सनालिटी। तो अडलर ने पर्सनालिटी के ऊपर, है ना, व्यक्तित्व के ऊपर काफी उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया, या उनकी साइकोलॉजी इसके ऊपर ज्यादा बेस्ड है। अभी फ्रॉइड और अडलर दोनों ने पर्सनालिटी के ऊपर, ना, साइकोलॉजी के ऊपर उन्होंने काफी काम किया था। तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, डिफरेंसेस है, वो देखते हैं। जो फ्रॉइड थे उनका कहना था कि मैन इज मोटिवेटेड बाय सेक्स एंड एग्रेशन, है ना, और अडलर का कहना है मैन इज मोटिवेटेड बाय सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी। अभी फ्रॉइड के हिसाब से ऐसा है कि जो एक ह्यूमन बीइंग है, आपके अंदर जो प्रेरणा आती है कुछ काम करने की, वो क्योंकि आपके अंदर जो सेक्स की डिजायर है उसकी वजह से आती है, या आपके अंदर एग्रेशन है वो, ना, इसके लिए होता है। लेकिन अडलर अडलर जो थे उनका मत थोड़ा सा अलग था। वो क्या बोलते थे कि हमारे अंदर जो कुछ काम को करने की प्रेरणा आती है वो क्योंकि हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं कि मुझे इनके जैसा बनना है, इसलिए हम कुछ काम करते हैं।
और समाज में हमें अपना जो पर्सनालिटी है वो दिखाना है, मैं सुपीरियर हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये जो भावना है उसके लिए लोग कुछ व्यक्तित्व करते हैं। ओके, तो ये दोनों में काफी डिफरेंस है। नाउ पीपल हैव नो चॉइस इन शेपिंग देयर पर्सनालिटी एंड अडलर का कहना है पीपल आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर हु दे आर। अभी फ्रॉइड का कहना है कि आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उसको सुधारने के लिए, आपकी पर्सनालिटी कैसे बनेगी उसमें आपका कोई रोल नहीं। मतलब आप अपनी पर्सनालिटी में अगर चाहो कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, अब मैं अपने आप को चेंज कर लूं, तो आप नहीं कर सकते, ऐसा फ्रॉइड का कहना है। लेकिन अडलर का कहना है कि नहीं, आज आपका जो भी व्यक्तित्व है, आपकी जो भी पर्सनालिटी है, उसके लिए आप और आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, आपने खुद को ऐसा बनाया है। ओके, अभी फ्रॉइड का कहना है प्रेजेंट बिहेवियर इज कॉज्ड बाय द पास्ट। अडलर का कहना है प्रेजेंट बिहेवियर इज शेप्ड बाय द फ्यूचर। हाँ, फ्रॉइड का कहना है कि आज आप जो भी हो, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो व्यवहार है, वो इसलिए है क्योंकि आपका जो पास्ट था, आपका जो भूत था, भूतपूर्व आपने क्या काम किया था, क्या सिचुएशन आपके सामने आई थी, क्या अनुभव प्राप्त किया था आपने, उसके अनुसार आज आपका वर्तमान जीवन चल रहा है। ओके, और अडलर का कहना है कि हमारा जो प्रेजेंट बिहेवियर है वो फ्यूचर को देखते हुए हम प्रेजेंट को ठीक कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में ऐसा बनना है, उसके अनुसार आज हम वो काम चालू करते हैं। अगर फ्यूचर में आपको जैसे जाना है, सेना में जाना है, आपको सैनिक बनना है, पुलिस में जाना है, तो आपको पता है कि मुझे पहले से ही अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना होगा। तो आपको जो फ्यूचर में बनना है उसकी शेपिंग, उसकी तैयारी आपको आज से, प्रेजेंट से करनी है, ये अडलर का कहना था। एम्फेसिस ऑन अनकॉन्शियस and people are usually aware of what they are doing and why. फ्रॉइड का कहना है कि आपका जो अचेतन मन है, जो एकदम डीप इनसाइड, जो मन के 3 लेवल है, उसमें जो सबसे नीचे वाला जो मन है ना, आपके ज्यादातर जो व्यक्तित्व है उसकी वजह से प्रेरित होता है। जो आपके अंदर डीप डिजायर है, कुछ सप्रेशन है, कुछ चीजें अपने मन में दबा के रखी है, बहुत नीचे के लेवल पे, है ना, उसको वो ज्यादा जोर देते हैं कि उसका ही प्रभाव आपके लाइफ में ज्यादा होता है। जबकि अडलर का कहना है कि मोस्टली है ना, लोग जो है उनको क्या करना है, क्यों करना है, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, उनको मालूम होता है ना, ये मुझे क्यों करना है। ऐसे नहीं कि बात पास्ट में कुछ डिजायर थी, कुछ आपके भावनाएं दबी थी इसलिए कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फ्राइड और अडलर, इन दोनों में काफी डिफरेंसेस जो है हमने देखे यहाँ पे। अब अडलर का है इंडिविजुअल साइकोलॉजी। प्रेजेंट्स ऑन ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ पीपल। People are born with weak, inferior bodies that lead to dependence on other people. Social interest, feeling of oneness with humanity is inherent in all individual. जैसे इंडिविजुअल साइकोलॉजी, इंडिविजुअल मतलब क्या, आपका खुद का, मतलब एक व्यक्ति है, उसके मनोदशा क्या है, मतलब उसका मनोविज्ञान क्या है, उसके बारे में। तो अडलर का कहना है कि जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी है, या किसी के बारे में आपको, किसी के व्यक्तित्व के बारे में जानना है, तो उसका ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ क्या है, प्रेजेंट्स ऑन, कि वो जो व्यक्ति है वो, उसके विचार कैसे हैं, वो किस तरह की सोचता है, उसके ऊपर उसकी पर्सनालिटी डिपेंड करती है। और उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तब तो वो बहुत कमजोर रहता है, उसके है ना, छोटा रहता है, उसकी बॉडी छोटी रहती है ना, और वो दूसरों के ऊपर ज्यादा डिपेंड होता है। जैसे जो बच्चा होता है वो दूसरों के ऊपर ज्यादा डिपेंड होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, सोशली ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, उसके अंदर सोशल इंटरेस्ट जागने लगता है, और वो दूसरे लोगों के साथ कनेक्शन फील करता है ना, तब धीरे धीरे उसकी जो पर्सनालिटी है वो बाहर निकल के आती है, और वो सुपीरियरिटी की तरफ जाता है कि मुझे भी समाज में कुछ बनना है। वो अपने पेरेंट्स को देखता है कि मुझे इनकी तरह काम करना है,
या किसी लीडर को दिखता है समाज में कि मुझे इनके जैसा बनना है, ओके, फिर उसके अंदर का व्यक्तित्व जो है वो विकसित होता है। नाउ अडलर का जो जन्म है वो हुआ था फरवरी को 1870 में। सिकली चाइल्ड लेड टू हिज एम्बिशन टू बी अ डॉक्टर, और बचपन से ही ये बहुत बीमार रहते थे, इसलिए इनको ऐसा था कि मैं तो बड़ा होकर डॉक्टर ही बनूंगा। अनकंसीडर्ड चाइल्डहुड एज एन अनहैप्पी एक्सपीरियंस, और उनको ऐसा लगता है कि उनका जो बचपन था वो बहुत ही दुखदाई था। ओके, resented an older brother, mother's favorite। और इनको है ना, ये माँ के बहुत दुलारे थे, और उनके जो बड़े भाई वगैरह थे, है ना, मतलब ये बड़ों में से एक थे और माँ के काफी दुलारे भी थे या फेवरेट थे। और बाद में उन्होंने वियना में, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में जाके उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की, है ना, और मेडिसिन की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सबसे पहला जो काम किया 1902 में वो था फ्रॉइड के साथ मिलके उन्होंने अपना साइकोलॉजी का जो काम था वो स्टार्ट किया। और 1907 में उन्होंने एक पेपर लिखा, है ना, ऑर्गन इंफीरियरिटी एंड कंपनसेशन, ये टॉपिक के ऊपर उन्होंने पेपर पब्लिश किया। फिर 1911 में उन्होंने पेपर पब्लिश किया सोसाइटी फॉर फ्री साइकोएनालिटिकल रिसर्च, और फिर धीरे धीरे उन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी के ऊपर काम किया। लेकिन इनका इंटरेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजी भी था, ओके, स्कूलों को गाइडेंस देना, उन सब में भी इनका काफी इंटरेस्ट था। और इनको आर्मी के डॉक्टर का भी काफी एक्सपीरियंस था और उनको काफी उसमें इंटरेस्ट भी था। और बाद में उन्होंने बहुत सारे जगह पे यूएस में, है ना, लेक्चर भी लिए, और वो स्कॉटलैंड में 1937 में उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। वो एक लेक्चर के टूर पे थे वहां। अब इंडिविजुअल साइकोलॉजी क्या है? The one dynamic force behind people's behavior is the striving for success or superiority। जैसे एक व्यक्ति है, उसको अगर उसको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, वो कोई काम करे या ना करे, उसको ये कहाँ से ताकत मिलती है, वो फोर्स क्या है? तो अडलर बताते हैं कि आपके अंदर का जो डायनामिक फोर्स है या किसी भी व्यक्ति के अंदर का, वो आपको इसलिए है क्योंकि आप सक्सेस चाहते हो, सफलता चाहते हो, आप श्रेष्ठ बनना चाहते हो, दूसरों से बेहतर बनना चाहते हो, इसीलिए आप कुछ कर्म करते हो। ओके, एंड पीपल सब्जेक्टिव परसेप्शन शेप देयर बिहेवियर एंड पर्सनालिटी। और लोगों का जैसा नजरिया होता है और जैसा उनका व्यवहार होता है, उसी से उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है ना। जैसे कोई क्या करते हैं, आपने साइकोलॉजी का वो बहुत फेमस वाला डायलॉग सुना होगा कि ये ग्लास आधा खाली है या आधा भरी हुई है। सुना है क्या किसी ने? हाँ, है ना, ये बहुत फेमस है साइकोलॉजी में कि साइकोलॉजिस्ट ने दिखाया ये ग्लास क्या है, इसमें कितना पानी है, उसने पूछा। तो कई लोग थे जो बोलते थे ग्लास तो आधा खाली है। खाली है मतलब आधा खाली है, आधा तो है ही नहीं। और कुछ लोग बोलते थे कि आधा भरा हुआ है। तो जो भरा हुआ बोलते हैं मतलब उनके अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा है, वो हर चीज में अच्छा ही देखना चाहते हैं। और जो खाली समझ रहे हैं वो होते हुए भी मतलब वो अच्छाई को नहीं देख पा रहे। अभी हर चीज में 100% अच्छा होना पॉसिबल नहीं है ना, अच्छाई बुराई सभी में मिक्स होती है। लेकिन जो बोलते हैं आधा भरा हुआ मतलब वो ज्यादा पॉजिटिव तरह के लोग होते हैं। तो पीपल सब्जेक्टिव परसेप्शन, परसेप्शन क्या, जो उनका देखने का नजरिया है किसी चीज को वो, और उनका जो व्यवहार है वो,
व्यक्तित्व उससे ही उनका बनता है। ठीक, एंड पर्सनैलिटी इज यूनिफाइड एंड सेल्फ कंसिस्टेंट। और जो व्यक्तित्व है वो उसपे हमेशा लगातार काम करना पड़ता है और खुद काम करना पड़ता है। कोई और आपके व्यक्तित्व को बनाने के लिए काम नहीं कर सकता। एंड द वैल्यू ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटी मस्ट बी सीन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोशल इंटरेस्ट। और जो भी एक व्यक्ति काम करता है ना, उसका जो मूल्य है ना, उसका जो वैल्यू है, उसका सोशल इंटरेस्ट देख, मतलब कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, आप इस चीज को ध्यान में रखते हो कि लोगों की नजर में ये कैसा आएगा। लोग इसको अच्छा बोलेंगे तो आप ज्यादा अच्छा करते हो। तो आपका जो ज्यादातर जो आप काम करते हो वो लोगों को देख के आपके मन में आता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। अभी आप देखो, ये तो पुराना साइकोलॉजी सब लिखा है, अभी हम लोग नए जमाने में आते हैं। आपने सोशल मीडिया पे कौन कौन है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कौन कौन है यहाँ पे? ये आपको मालूम है क्या है सब सोशल मीडिया के बारे में? कभी कभी देखते थे। पर आपने अपना अकाउंट बनाया है क्या उस पे? हाँ, बनाया है। और कोई है क्या यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे है? बालाजी सर भी हैं, ओके, तुलसी जी, अंजलि जी, है ना, सुनीता जी। अभी आप लोगों में से सभी लोग सोशल मीडिया पे हैं। अभी आपको भी पता है सोशल मीडिया पे क्या होता है ना? लोग जो करते हैं उसको दिखाते हैं कि मैंने ये किया, उसका कुछ बेनिफिट आपको मिलता है क्या? और आप टाइम निकाल के आप देखते हो कि नहीं दूसरे का मालूम नहीं, लेकिन आप अपना जरूर डालते हो, है ना? चलो हम लोग योगा वाले हैं तो थोड़ा उससे दूर ही रहते हैं, ज्यादा इतना एक्टिव नहीं रहते ना, कभी हफ्ते में एक बार देख लिया तो उतना ही रखते हैं, या कुछ एक्टिविटी मेजर हो गई, कहीं घूम के आ गए तो डाल दिया या कर लिया, या ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन जो लोग योगा वाले नहीं है ना, या जिनके पास थोड़ा टाइम है, वो लोग तो दिन भर कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, है ना, या रोज कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। क्यों डालते हैं वो, क्यों पोस्ट करते हैं? क्या उनकी लाइफ में, क्या सबको ऐसा जानना है? क्या आपको सच में जानना रहता है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है? या क्या लोग जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सच में इसलिए डालते हो क्या? नहीं ना, लोगों को तो फर्क भी नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। लोग तो अपने में बिजी हैं, लेकिन फिर भी लोग डालते हैं दिखाने के लिए कि देखो मैंने ये किया, ये किया, फिर उसमें लाइक आते हैं, है ना, हाँ थम्स अप किया, हार्ट बना दिया, कि अगर इतने लाइक्स है। अभी जिसको जितने लाइक उनको लगता है वो उतना सुपीरियर हो गया है कि नहीं? सोशल मीडिया पे जितने ज्यादा लाइक उतना सुपीरियर, ऐसा मानते हैं, लेकिन वो है क्या एक्चुअली में? उल्टा है, उल्टा। हाँ, है ना, कि जो लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा है, इसका मतलब कि वो मोबाइल के सामने ज्यादा है, रियल में उनके बाजू में कौन बैठा उनको मालूम है नहीं। सिर्फ सोशल मीडिया पे ज्यादा है, समाज में सोशल वो नहीं है ना। लेकिन वो सब डालते रहते हैं उनमें, क्योंकि उनको बताना रहता है कि मैंने ये किया, ये किया। वो करने से उनको लगता है कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, मेरे बारे में अच्छा बोलेंगे, मैं सक्सेस हो जाऊंगा, मेरे बारे में है ना सफलता मुझे मिल जाएगी, या मैं है ना श्रेष्ठ माना जाऊंगा जितना ज्यादा लाइक आएंगे। और कैसे लाइक आए, मैं और कैसे करूं, उसके बारे में ही। तो ये हमारा जो पर्सनालिटी बन रही है, ये वाली, ये अलग दिशा में लेके जा रही है। ओके, so the value of all human activity must be seen from the viewpoint of social interest, कि उसको सोशल इंटरेस्ट कितना है उसके हिसाब से उसकी सब एक्टिविटी होती है। Okay, now self-consistent personality structure develops into a person's style of life. Okay, और अगर आप अपने व्यक्तित्व पे रोज काम कर रहे हो ना, उसके लिए आपको खुद ही काम करना है, और रोज करना है, कंसिस्टेंट करना है, लगातार करना है, आपके अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। और वो आपकी लाइफस्टाइल में आ जाता है। जैसे अगर आप रोज फिजिकल एक्सरसाइज करोगे, चाहे योगा करो, स्विमिंग करो, जिमिंग करो, रनिंग करो, रोज करोगे तो आपका शरीर अलग दिखेगा
और जिसने कभी नहीं किया उसका शरीर अलग दिखेगा, दिखेगा कि नहीं, आप बताइए। तो हम लोग तुरंत देख के बता सकते कि ये थोड़ा दिखने में फिट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये तो नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनालिटी लूज वाली हो गई है, क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं किया उसने लाइफ में कभी। और एक है जो कुछ ना कुछ रोज एक्टिविटी कर रहा है, तो उसका शरीर अलग है, पर्सनालिटी उसकी अलग है ना, उसके बोलने का तरीका अलग है, उसमें कॉन्फिडेंट दिखता है ना, उसका शारीरिक हाव भाव उसमें ज्यादा अच्छे से दिखता है उससे, है ना। और जो जिसने कभी नहीं किया उसका कॉन्फिडेंस कभी लो भी हो सकता है, दुबला पतला भी हो सकता है, या बहुत मोटा हो सकता है। ओके, उसकी वजह से ही उसको कॉम्प्लेक्स आता रहता है। जो मोटे लोग होते हैं आपने देखा है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है ना। जो मोटे लोग होते हैं ना, वो हमेशा ज्यादातर देखोगे कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है, क्योंकि हमेशा लोगों ने मोटा मोटा के, है ना, आप अच्छे नहीं दिखते, मोटे हो बोल के उनका कॉन्फिडेंस ऐसे ही लो हो जाता है, तो उनकी पर्सनैलिटी ऐसे ही डाउन हो जाती है। नाउ स्टाइल ऑफ लाइफ इज मोल्डेड बाय पीपल्स क्रिएटिव पावर। और आपका जो लाइफ स्टाइल है उसको कैसे कर सकते हो, कितना क्रिएटिविटी माइंड है आपका, उतना क्रिएटिव आप अपने लाइफ में, अपने स्टाइल में, अपने व्यक्तित्व में आप ला सकते हो। ठीक, अभी हम लोग, आप मुझे ऐसे कोई एग्जाम्पल बताइए जिनको देख के आप इंस्पायर होते हो, जिनको देख के आपको लगता है कि वाह क्या काम कर रहा है, ये मुझे तो इसके जैसे बनना है, या नहीं भी बनना है फिर भी अब वो पर्सन आपको बहुत मोटिवेट करता है, बहुत इंस्पायर करता है। ऐसा कोई है आपके लाइफ में तो बताइए। कोई भी नहीं है क्या? ऐसा तो बोल ही नहीं सकते, सभी की लाइफ में होते हैं, है ना। हम जिससे प्रेरणा लेते हैं या ऐसा लगता है कि मुझे इनके जैसा बनना चाहिए। हाँ बालाजी सर। दिल्ली में जो आईएएस एकेडमी की जो दृष्टि एकेडमी है, वो हाँ सर है उसके, वो हाँ। उनका बात करने का तरीका, समझाने का अच्छा तरीका वो अच्छा है। अच्छा, क्या बात है ना। क्या नाम है उनका सर का? नाम अभी नहीं दृष्टि याद। एकेडमी नाम मैंने सुना है, पर वो सर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं देख लेती हूँ। ओके, हाँ दिखा मुझे काफी। हम्म। और आचार्य प्रशांत, तत्वज्ञान के लिए। आचार्य प्रशांत, हाँ, तत्व ज्ञान के लिए, है ना। तो ये सब की पर्सनालिटी, जैसे अभी बालाजी सर को वो इंस्पायर करता है कि मुझे ना उनके जैसे बनना है। जैसे मैं एमए कर रही थी ना, तभी हमें एक सर मिले, तो मुझे हमेशा लगता था कि सर के पास कितना नॉलेज है और कितने शांति से और अच्छे से समझाते हैं। तो उनसे मुझे इतना मोटिवेशन मिलता था ना कि वो सर का कोई भी लेक्चर हो मैं मिस करना ही नहीं है। मैं ही नहीं, बहुत सारे काफी लोग हैं। ऐसा लगता था कि क्या सर एकदम साधारण है, एकदम साधारण, उनका कद काठी एकदम साधारण, चेहरे में ऐसा नहीं कि कुछ बहुत भाव दिख रहा है, ऐसा नहीं, एकदम साधारण व्यक्तित्व। लेकिन हमारे लिए वो एकदम इंस्पायरिंग है। मुझे ऐसा लगता है मुझे अगर टीचर बनना है ना तो ये सर के जैसा बनना है ना। इतना अच्छे से समझाना, नॉलेज होना, वो मुझे हमेशा इंस्पायर। तो अब मेरी लाइफ में ऐसा है कि एकदम बड़े बड़े जो हीरो हीरोइन है या कुछ, वो इंस्पायर नहीं करते मुझे, फिर वो टीचर इंस्पायर करते हैं कि मुझे उनके जैसा बनना है। लेकिन अगर हम बाहर की पर्सनालिटी की बात करें तो एलन मस्क के बारे में किसी ने सुना है क्या? एलन मस्क जो है वो इस समय दुनिया का काफी अमीर, मतलब पहले या दूसरे नंबर पे हो गया, बहुत होगा तो तीसरे नंबर पे आदमी होगा वो, इतना अमीर हो गया है। लेकिन वो अमीर हुआ है ऐसे कंप्यूटर बेच के नहीं, वो अमीर हुआ है क्योंकि हमें वो दुनिया के बाहर बेचता है, सैटेलाइट चलाता है। और उसकी, और वो इसलिए भी नहीं पसंद है कि वो सैटेलाइट पे काम कर रहा है या ना उस पे काम कर रहा है, वो मुझे उसकी पर्सनैलिटी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसको, उसने जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की वो नॉर्मल अपने विद्यार्थी जैसे होते 17-18 साल तक जो पढ़ाई करते वैसे, पर बाकी की सारी चीजें उसने जो इंजीनियरिंग सीखी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सीखी, हवाई जहाज बनाना कैसे है,
रॉकेट कैसे बनाना है, उसके लिए उसने कोई ट्रेनिंग ही नहीं ली। उसने क्या किया, किताबें खरीदी, खुद ही पढ़ाई किया और खुद ही सीखा। यहाँ पे हमारे यहाँ पे कैसा होता है, बेचारे जो डिग्री लेके इंजीनियरिंग बैठे रहते हैं वो भी कुछ नहीं कर पाते, इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन वो ऐसा इंसान है, उसने बोला कि मुझे जो करना रहता है मैं लाइफ में उसके लिए खुद ही टाइम निकालता हूँ, खुद ही पढ़ता हूँ, क्योंकि हमारे पास आज पढ़ने लिखने के लिए मार्केट में सारे मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको कोई क्लास नहीं भी ज्वाइन करना है, सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, किताबें उसकी अवेलेबल है कि आप वो चीज सीख सकते हो अगर आपके अंदर वो लगन होगी तो। और कभी जरूरत पड़ी तो डेफिनेटली गाइडेंस भी है, कहीं से आप है ना ट्यूशन लेना या कुछ करना या एक आध छोटे मोटे कोर्स कर लेना, क्लासेस कर लेना, वो तो है ही। लेकिन उसने सारी चीजें खुद सीखा, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है कि उसके अंदर कितना जज्बा रहा होगा वो करने का। क्योंकि उस समय ये जो रॉकेट बनाते हैं, ये सब किसका काम होता था, जो हथियार बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े जो कंपनियां होती है जो है ना एकदम हाई लेवल पे हथियार बनाती है, या जो नासा वाले हैं जो साइंटिस्ट है वो। अभी सोचो हमारे जैसा एक नॉर्मल जो पढ़ा लिखा इंसान है, ग्रेजुएशन किया है सिंपल, उसको नासा वाला क्यों लेंगे, है ना, इसरो वाले क्यों लेंगे, पूछेंगे क्यों हमको, तो वो बोलेंगे भाई आप जाइए, हमारे पास बहुत साइंटिस्ट पढ़े हैं इतने बड़े बड़े। तो उसने वो सब नहीं देखा, अब उसको लगा कि नहीं मुझे तो हवाई जहाज बनाना ही है, तो हवाई जहाज बनाना है, रॉकेट बनाना है। तो अब उसके लिए एडमिशन लेना पड़ता है, आपको भी पता है 12th में इतने मार्क्स आएंगे तो आप इसमें जाओगे, 10th में इसमें मार्क्स आएंगे तो इधर जाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर वो चाहत है कि नहीं मुझे तो वही करना है लाइफ में और कुछ करना ही नहीं है, तो सीधा उसने क्या किया, किताब लिया और पढ़ना चालू किया कि कैसे बनाते, मैं खुद करूंगा। कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो क्या हुआ, और आज वो क्या है पता है, आज नासा वाले और मतलब सब चीजें उसके पास ही है, सब बनाने का, रॉकेट बनाने का। रॉकेट बनाना पहले होता था, रॉकेट एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वापस नहीं आता था। अब उसने एग्जैक्ट बना लिया है, 2020 में उसकी एक डॉक्यूमेंट्री है, उसने बनाया कि जो रॉकेट एक बार रॉकेट जो यूज किया फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं होता था, क्योंकि वो कहीं दूर जाके समुद्र में गिर जाता था, उसका पता नहीं चलता था कहाँ गिरेगा वो। लेकिन अभी उसने क्या किया है कि रॉकेट को छोड़ना, रॉकेट गया, उसने फिर सैटेलाइट को आसमान में छोड़ा, फिर एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आके वो वापस आके बैठेगा जहां से चला था, ऐसा उन्होंने वहां पे पॉइंट बनाया और वो सक्सेस हुआ। और एक बार में सक्सेस नहीं हुआ, 3-4 बार लगे, और उसमें ऐसा था कि उसके बैंक करप्ट हो जाएगा, मतलब सब कुछ दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि एक बार करना मतलब बहुत सारा पैसा वेस्ट हो गया, दूसरी बार करना, तीसरी बार उसने अपना सब कुछ, उसने अपना घर बेच दिया। ऐसा आदमी जो दुनिया का सबसे मतलब सबसे अमीर इंसान है, उसने अपना घर भी बेच दिया, घर भी गिरवी रख दिया कि मुझे, क्योंकि ये सैटेलाइट तीसरी बार लॉन्च करनी है। और अब सही जगह पे वो आके रुके, उसने बोला मुझे अभी डर नहीं लगता, बहुत बार इतनी बार हार चुका हूं ना कि अब डर नहीं लगता, अब लगता है कि कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा खाने के लिए। पूरा पैसा जितना इतना, मैं भले दुनिया का अमीर आदमी हूँ, पूरा पैसा भी चला जाए फिर से, तो सोचो क्या लेवल का कॉन्फिडेंस है, इतनी ये लेवल की पर्सनालिटी आई कहाँ से उसके पास, एक दिन में आई क्या, नहीं आई। उसने उसके ऊपर रोज काम किया, रोज उसके ऊपर काम किया, तब जाके, तो वो चीज मुझे बहुत इंस्पायर करती है उसकी। वैसे आपकी जो पर्सनालिटी बनती है वो एक दिन में नहीं बनती, और उसके लिए आपको खुद ही काम करना होता है ना। आपके अंदर कितनी क्रिएटिव पावर है, आपके अंदर कितनी क्रिएटिव पावर, आप कितना बड़ा सोच सकते हो, उतनी बड़ी आपकी पर्सनालिटी होगी, है ना। आप यहाँ पे आज हम लोग स्टॉप करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए पीपीटी नंबर 7। हाँ, उनकी जो क्रिएटिविटी थी वो इतनी ज्यादा थी कि पहले के लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हम, है ना, नॉर्मल लोगों को सैटेलाइट से भेज सकते हैं, या है ना अपने अर्थ के सरफेस से बाहर भेज सकते हैं। ऐसा कभी किसी ने सोचा था, जैसे अगर आपको कभी लगे कि मुझे ना जाना है यहाँ के बाहर, और आपके पास बहुत पैसा भी है, लेकिन नहीं जा सकते थे क्योंकि उसमें सिर्फ साइंटिस्ट जा सकते हैं, है ना, पृथ्वी के बाहर जाना है अगर आपको, तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते थे कभी। लेकिन उसके क्रिएटिव माइंड ने सोचा कि यार मुझे जैसे आप सभी को जाना है कि नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है कि जिंदगी में अगर एक बार मुझे पृथ्वी के बाहर का दृश्य देखने मिल जाए, टीवी में तो हमेशा देखते हैं, ऐसे सबकी इच्छाएं हैं
है ना, सबकी इच्छा होती है, लेकिन उसने जो वो इच्छा थी, उसने सोचा कि मुझे ये इच्छा अपनी पूरी करनी है, और उस इच्छा को पूरी करने के लिए समाज या कोई चीज उसके रास्ते में बाधा आई ही नहीं। अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं आज आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, तो भूल जाओ, ये सब एक्सक्यूजेस है, ये सब बहाने हैं। अगर आप आज साइंटिस्ट बनना चाहते हो, भले आपकी कितनी भी उम्र हो गई है, अगर आपको पृथ्वी के बाहर जाना है, घूमना है, भले आपकी कितनी उम्र हो गई, आपने क्या पढ़ाई की, उससे कुछ मतलब ही नहीं है। आपका सिर्फ क्रिएटिव माइंड कितना बड़ा आप सोच सकते हो, उतना सोचो और उसके हिसाब से रोज काम करो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, है ना। तो ये शिक्षा हमें उससे मिलती है, तो उसकी लाइफ ही कितने सारे लोग को इंस्पायर करती रहती है, होता है कि नहीं, इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है कि नहीं है ये। और पता है उसके अभी कितने बच्चे हो गए, 5-6 बच्चे हो गए उसको अभी, शायद एलन मस्क को। उसको क्या करना है कि मेरे, और उसको तो कितना पूरा 9 या 10 बच्चे चाहिए, उसको 3-4 बीबी है, मतलब हर बीबी से 1-1 2-2 बच्चे हुए। और जो लास्ट उसका बेटा पैदा हुआ, उसने तो सिर्फ और सिर्फ उस बेटे को इसलिए पैदा किया कि ये पहला इंसान होगा जो मंगल ग्रह पे रहने जाएगा। सोचो उसकी सोच, कोई हम अपने बच्चे को ऐसा सोचते हैं क्या? ऐसा लगेगा यार उधर भेजेंगे, मर जाएगा, क्या हो जाएगा, बच्चा है, ये है। लेकिन ऐसा उसको ऐसा है कि नहीं, मेरा बेटा पहला मानव होगा जो मंगल ग्रह पे जाएगा। अभी वो भी एक फादर है, फादर के हिसाब से वो पूरा प्रिकॉशन लेगा ना, मरने के लिए तो भेजेगा नहीं वो। तो लेकिन अगर उसने ये सोचा कि मेरा बेटा वहां रहने जाएगा, तो सोचो क्या लेवल पे वो प्रिकॉशन लेगा, क्या लेवल की तैयारी करेगा। जैसे जब आपका छोटा बच्चा है, आपको कहीं भेजना है, तो आप क्या करते हो, हर चीज का ध्यान रखते हो, उसको ये ना हो जाए, उसको ये ना हो जाए, ये चीज ध्यान में रखो, ये कितना ध्यान रखते हो। तो जब वो भेजेगा तो कितनी तैयार, उसको भी मालूम है ये चीज, इसलिए उसने अपने मन में ये टारगेट बनाया, मुझे अपने बेटे को भेजना है तो उतनी तैयारी करनी पड़ेगी मुझे, फेल नहीं होना है मुझे, फेल हुआ मतलब बेटा चला गया, है ना। तो ये क्रिएटिव माइंड है, ये ताकत है आपके विचारों की, जो आपकी पर्सनालिटी में दिखाई देगा जब आप उसके ऊपर रोज काम करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और सॉरी आज मैं मीटिंग में थी, मुझे टाइम